नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत कितने फाइलम हैं? फाइलम यानी कि हिंदी में संघ। आज क्या पहला दिन है तुम्हारा? नाम क्या है? शुभम। शुभम। और तुम? तुम्हारा भी पहला दिन? राजकुमार। कौन से राज्य के राजकुमार? बड़वानी राज्य के। बहुत बढ़िया। तो बड़वानी राज्य की कोई दो विशेषताएं? 52 गजा राज्य की विशेषता है। राज्य की विशेषता राजनीतिक होती है, ये सांस्कृतिक है उस राज्य की। कोई ऐसा फेमस राजा बड़वानी में जिसका कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा हो, नहीं तो फिर मध्यकालीन या प्राचीन इतिहास में उसका कोई कीर्तिमान स्थापित किया हो उसने? इंटरव्यू में काम आएगा, याद कर लेना। पीछे स्वतंत्र सेनानी। तुम्हारा भी पहला दिन है? पहला दिन है। तीन पहले दिन वाले। और तुम्हारा? नहीं, दिन कौन सा? दूसरा दिन है। तुम्हारा तो चौथा है। आज इनका चौथा है, मेरा भी चौथा है, डरने वाली बात नहीं है। क्लास का ही चौथा है। क्लास आज 4th लेक्चर। हम फिर भी एक बार फिर से क्या है कि उसको शुरुआत से एंड पे लाके छोड़ते हैं, तो जो नए पुराने सब एक ही पटरी पे आ जाएंगे। जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। जिसके अंदर जीवन है उन सबको पढ़ेंगे। जिसके अंदर जीवन है उन सबको, जो जीवन नहीं है हमको वो भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वायरस में जीवन नहीं है, हमें वो भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो सबसे पहले लिखी है यूनिट 3 जो है 3rd पेपर की, उसमें सबसे पहले लिखा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पहला बिंदु है। और जो दूसरा बिंदु इसमें लिखा है कोशिका, उसके बाद लिखा है जीवों का वर्गीकरण, ये वाला टॉपिक जीवों का वर्गीकरण। तो आयोग ने इस पूरे सिलेबस को अलग अलग तरीके से लिख दिया, लेकिन है एक ही टॉपिक। ठीक, अगर अपन ये जीवों का वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि अपन पढ़ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, तो जीवों का वर्गीकरण करते समय ये सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक इसी के अंदर कंप्लीट हो जाता है, अलग से लिखने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन उन्होंने लिखा है, लिखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि सूक्ष्म जीव के आगे लिखा है जैविक कृषि, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो जैविक कृषि है, हमें कहीं ना कहीं जैविक कृषि से संबंधित सूक्ष्म जीव पढ़ लेने हैं। ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जैविक कृषि में सूक्ष्म जीवों का महत्व बताइए। तो जैविक कृषि के अंदर सूक्ष्म जीवों का सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है कि ये जो खाद होती है उसको बनाने में उपयोगी है। खाद को समझते हैं ना अपन? खाद और उर्वरक में अंतर होता है। फर्टिलाइजर जो होता है ना, उसमें खाद में और उर्वरक में अंतर है। आप यूरिया जो बना रहे हैं ये रासायनिक रूप से बना रहे हैं, ये उर्वरक है। ये रासायनिक रूप से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा, केमिकली बूस्ट करेगा। केमिकली बूस्ट कैसे कर रहा है? क्योंकि आपकी जो मिट्टी है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पूरे भारत में जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे होंगे तो मध्य प्रदेश में आपने 5 प्रकार की मिट्टियां पढ़ी होंगी। ईमानदारी से बताना है, मध्य प्रदेश की या पूरे भारत की ऐसी कौन सी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं हो? है ऐसी कोई मिट्टी? सब में ही है। तो यानी कि यूरिया खाद क्यों इस्तेमाल कर रहा है भारत का हर एक किसान? यूरिया क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 46% है और आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो? नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हो। लेकिन इससे क्या हो रहा है? केमिकली बूस्ट हो रहा है। जब ये नाइट्रोजन उसके अंदर होगा फसल के अंदर, तो फसल अच्छी हो जाएगी। और वो फसल के अंदर होगा यानी कि बीज के अंदर होगा, गेहूं के अंदर होगा, वही
पीस के आपने क्या कर लिया, आटा बना लिया, और वही नाइट्रोजन की आपके शरीर में भी अधिकता हो गई। उससे शरीर के अंदर क्या होने लगे, दीर्घकालिक रोग पैदा होने लगे। तो आप इन्हीं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जैविक कृषि के अंतर्गत जो खाद बना रहे हैं, उनमें केचुआ की वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं ना, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ की खाद बना रहे हैं। केचुआ क्या है, एक एनिलिडा एनिमल है, कल पढ़ा अपन ने। एनिलिडा एनिमल क्या करता है कि मिट्टी को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, खेती करना आसान हो जाती है। फिर खेती करते समय अपन हल चला देते हैं, ट्रैक्टर चला देते, केचुआ मर जाता है बेचारा उसमें, वहीं पे उसकी दम घुट के वहीं मौत हो जाती है। जैसे ही वो मर जाता है वैसे ही वो कवक, सूक्ष्म जीव जो है वो कवक क्या करेगा, इस खेती के लिए उसको तैयार करेगा। डिकम्पोज होगी ना उसकी बॉडी, चाहे आप मरो मैं मरूं केचुआ मरे, डिकम्पोज तो होना ही है। जब वो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो उसके अंदर जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तमाम जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी के अंदर वो नेचुरली क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वहां पे पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और उनका आर्थिक महत्व। आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना है, जीवाणु। दाल उत्पन्न करने वाले पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये सूक्ष्म जीव है। राइजोबियम मतलब जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया यानी कि एक प्रकार का जीवाणु, कई प्रकार के जीवाणु, उनमें से एक राइजोबियम भी है। तो ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, दाल की पौधों की जो जड़ होती है उन जड़ में पाया जाता है। जड़ के अंदर ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन दाल के पौधे के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया की कमी होने से क्या करते हैं, अपन यूरिया खाद डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को पढ़ने का उद्देश्य हमारा रहेगा कि जैविक कृषि में ये किस प्रकार से लाभकारी है ना। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं वो है अपना कौन सा टॉपिक, जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जो 3 दिन से पढ़ रहे हैं या कल पढ़ चुके हैं, परसों पढ़ चुके हैं, तुम्हारा तीसरा है, तुम्हारा चौथा है, बाकियों का दूसरा है, किसी का पहला है। तो पहले वाले 3 लोग ध्यान से सुनेंगे, दूसरे तीसरे चौथे वाले जितने भी हैं लगातार मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब तुम लोग आए तो बता देता हूं। इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जो जीव हैं, इन सभी जीवों को अलग अलग वैज्ञानिक ने अपनी अपनी समझ और बुद्धि के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। इन सभी को बांटने के लिए सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो था अरस्तु। अरस्तु ने कहा इस धरती पर पाए जाने सभी जीव जो होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं, जंतु और पादप। बोले कि यार आधार बताओ, आधार वाधार कुछ नहीं है, आई एम द फादर ऑफ बायोलॉजी, मेरे से आधार पूछेगा, लिख ले शांति से। तो फिर वो लिख तो लिया लोगों ने, लेकिन समझ नहीं आया कि जंतु और पादप, प्लांट और एनिमल 2 पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हो आप, कुछ तो रीजन होगा। तो बोले रीजन मांगेगा ना, कान के नीचे लगाएंगे खींच के, भाग यहां से। आप फादर ऑफ बायोलॉजी है, कोई कुछ पूछ नहीं सकता। और ये बात भी कब की, लगभग 350 आज से, ये 2300 जो चल रही है, 2023 जो चल रही है, इस 2023 में आप 2024 में, सॉरी अभी 23 ही दिमाग में निकल नहीं रही है, पुराने दिन बीत चुके, निकल ही नहीं रही है, आत्मा सी बस गई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस 2000 में आप 350 जोड़ दो तो तकरीबन हो जाएंगे 2350, और ये 24 और जोड़ो तो लगभग कितने, 2375 के आसपास का समय, या अपन राउंड फिगर मान लेते हैं, आज से 2400 साल पहले, 2400 साल पहले अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने संपूर्ण जीवों को 2 भागों में बांटा। लेकिन इसका कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर नहीं बांटा, इन्होंने बांटा जलवायु के आधार पर। इस क्लाइमेट में ऐसे जीव रहते हैं, इस क्लाइमेट में ऐसे जीव रहते हैं, तो पर्यावरण थोड़ी ना बढ़ रहे हैं अपन। तो इनका क्या है कि क्लासिफिकेशन मान्य नहीं है। जो मान्य क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले जो व्यक्ति आए उसका नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। इस लीनियस नाम के व्यक्ति ने
संपूर्ण जीवों को सन 1735 के आसपास एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी नाम के किताब के अंतर्गत संपूर्ण जीवों को इन्होंने दो जगत में बांटा, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 जगत वर्गीकरण, और संपूर्ण जीवों को कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। एक है पादप और दूसरा है जंतु, और ये हो गया वैज्ञानिक आधार। तो 2 प्रकार के जीव इस सृष्टि में मौजूद हैं, जंतु हैं और पादप हैं। फिर लोग आए एक और, फिर उन्होंने बोला कि यार कैलोलस लिनियस जो थे उन्होंने 2 भागों में बांटा था, जबकि 2 नहीं बल्कि 3 में होना चाहिए। तो एक और आए जिसका नाम क्या था? हैकल ने इसको 3 में बांटा, और तीसरा जो जोड़ा वो कौन सा था? प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा होना चाहिए, क्योंकि कोशिका के आधार पर बांट रहे हो तो ये दोनों तो बहुकोशिकीय हैं, बल्कि ये तो सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है, ये मल्टी सेल्युलर है, तो कोशिका की संख्या के आधार पर बांटो ना। बोले चल ठीक है। फिर उसके बाद चौथा आया कोपलैंड। कोपलैंड ने कहा कि आप 3 में नहीं 4 में बांटो, क्योंकि अगर आप आधार कोशिका ले ही रहे हो तो ये समझो ना कि इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं सारी की सारी यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ कुछ प्रोकैरियोटिक है, कुछ यूकैरियोटिक है। आप अलग अलग रखो ना, तो अलग अलग रखना है तो ठीक है। इन्होंने मोनेरा जोड़ दिया। मोनेरा के अंतर्गत एक ही कोशिका वाले यानी सिंगल सेल जो एनिमल थे, जो जीव थे सिंगल सेल, वो सिंगल सेल जो जीव थे वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने थे। मोनेरा के अंदर कौन से थे? प्रोकैरियोटिक के। और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा में रख दी एक ही कोशिका वाले यूकैरियोटिक। दोनों में अंतर हो गया। मोनेरा के अंदर जितने भी जीव होंगे सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के एक एक सेल वाले होंगे। प्रोटिस्टा के अंदर एक एक कोशिका वाले यूकैरियोटिक होंगे। फिर उन्होंने बोला कि उदाहरण देकर समझाओ। बोले समझो, मोनेरा के अंदर आएगा जीवाणु, ठीक है, और इसके अंदर आएगा अमीबा। समझ लो, दोनों एक एक कोशिका के ही जीव है, लेकिन उसकी कोशिका यूकैरियोटिक है, इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक है। तो बोले ठीक। फिर एक व्यक्ति और आया, इसका नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीव को 4 में नहीं बल्कि 5 में बांटना चाहिए, 5 जगत वर्गीकरण। बोल के 4 में क्या दिक्कत हो रही तुमको? बोल दिक्कत हो रही कि तुमने पहले तो मोनेरा रखा एक एक कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक, फिर तुमने प्रोटिस्टा रखा एक एक कोशिका वाले यूकैरियोटिक, फिर तुमने रखा पादप यानी कि प्लांट, फिर आपने लिखा एनिमल। ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी एक चीज फंसी पड़ी है, वो भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, कवक। उसकी सेल भी प्लांट की सेल से डिफरेंट होती है, तो उसको एक अलग स्थान मिलना चाहिए। तो इन्होंने एक कवक अलग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लांट की सेल होती है उसमें भी सेल वॉल होती है, इसमें भी सेल वॉल होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल काइटिन की होती है, उसकी सेल्यूलोज की होती है, दोनों में अंतर है। तो दोनों को एक साथ क्यों रख रहे हो? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, ये विषमपोषी हेटेरोट्रॉप्स है, ये स्वपोषी है ऑटोट्रॉप्स है, तो दोनों में अंतर। फिर एक जगह क्यों रखें? ये अपना भोजन जो स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और ये अपना भोजन स्टोर करता है तो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, दोनों में अंतर है, फिर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो लोगों ने बोला ठीक है, चल। आज की स्थिति में देखा जाए तो परीक्षा में पूछे जाने लायक ये प्रश्न है। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? विटेकर के क्लासिफिकेशन का वर्णन कीजिए, ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। तो अपन लिखेंगे वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा मैंने बताई थी, लिखवाई भी था। वर्गीकरण की परिभाषा यह है कि संपूर्ण जीव जगत को उनकी विशिष्ट संरचना, आंतरिक बाह्य ब्रैकेट में आंतरिक और बाह्य संरचना, उनके विशिष्ट लक्षण, गुण आदि के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का उद्देश्य यह है कि जीवों के अंदर के विकास क्रम को समझना। वर्गीकरण को करने के लिए सर्वमान्य वर्गीकरण विटेकर का है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु।
फिर एक एक करके एक एक के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट लिखेंगे और 2 पेज भर जाएंगे, है ना। मोनेरा के बारे में क्या लिखेंगे, यह एक कोष की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का जगत है। एक एक लाइन रटवाई थी और यही लिखना है जिससे अपने को नंबर अच्छे मिलेंगे। सिंपल सिंपल छोटे छोटे इफेक्टिव वाक्य बनाने अपने को। मोनेरा में लिख के आएंगे, यह एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है जैसे जीवाणु। इनकी कोशिका अति सूक्ष्म सरल होती है, ठीक है। इनमें 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इनकी कोशिका अल्प विकसित होती है, इनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। ये इनके फैक्ट ने अपने को रटाए थे, अपने को याद होने चाहिए। ऐसे आ जाएंगे अपन प्रोटिस्टा के अंदर, यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा विकसित होती है, इनमें केंद्रक विकसित होता है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इनमें जो कोशिका है वो एक ही कोशिका है, इसकी भी एक ही कोशिका है, तो दोनों में समानताएं भी होंगी कुछ ना कुछ, कि इन दोनों में श्रम विभाजन नहीं होता, वर्क डिफरेंट नहीं होता। मतलब एक कोशिका को प्रजनन करना है, एक ही कोशिका को श्वसन करना है, एक ही कोशिका को उत्सर्जन करना है, यानी कि एक्सक्रीजन हो, पाचन, डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, जितने भी फंक्शन होंगे वो एक ही कोशिका करेगी ना। और बाकियों में हर एक काम को करने वाला अलग अलग सिस्टम होगा, है ना। तो इनमें कुछ समानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी हैं, वो अपने लिखी थी। कवक में आ जाते हैं, तो कवक यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है ना, जो कि पादप जगत का भाग है। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। अपुष्पीय पादप होते हैं क्योंकि इसमें फूल नहीं होते। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं अपना पादप और जंतु, ठीक। तो कुल मिला के जीवों का वर्गीकरण हम पढ़ लिए थे। जो होमवर्क मैंने दिया था वो जीवों के वर्गीकरण को, अगर अपन मतलब जंतुओं के वर्गीकरण को अपन देखते हैं तो 2 भागों में बांटा। एक था प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। मेटाजोआ को 2 भागों में बांटा, एक नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंदर 8 फाइलम थे। 8 फाइलम को मैंने याद करने को दिया था। इस फाइलम के अंतर्गत कौन सा, मतलब इस 8 के अंदर एक ऐसा फाइलम बताइए जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों का शरीर बहुत कोमल होता है। मुलसिया नहीं, मुलस्का, ठीक है। ये याद कर रहे हैं, मतलब ये क्लास में आ रहे हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आते, बस घर से भगा दिए जाते, चल भाग। बचपन में भगा दिए जाते ना। बचपन में बच्चा आतंकवादी का रूप धारण कर लेता है। उस आतंकवादी को स्कूल नामक एक संस्था है जो सुधार कर मानव बनाती है ना। तो ये वही संस्था है, अपने को मानव बन के जाना है यहां से। ये बताओ कि स्टार फिश किसके अंदर आती है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है, ठीक है। केचुआ किसके अंदर आता है? मैंने शुरू में ही बताया था, केचुआ, एनिलिडा। सिलेंट्रेटा वर्ग के जो एनिमल होंगे उनकी कोई 2 विशेषताएं बताओ जो सिलेंट्रेटा वर्ग के अंदर आते हो। हाँ, एक गुफा होती है, उसको देह भित्ति कहते हैं, ठीक है, वो पाई जाती है। इसको इंग्लिश में सीलेंट्रॉन कहते हैं। और चिपटे और बेलनाकार होते हैं। दूसरा फैक्ट, अच्छा, नॉन कॉर्डेट के अंदर ऐसा कोई फाइलम है जिसके अंतर्गत जीव जो है वो उनके पैर ऐसे जुड़े हुए स्ट्रक्चर में होते हैं, आर्थ्रोपोडा। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों को कई अलग अलग फाइलम हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा ही है, ठीक है। खैर चलो, अच्छी बात है, याद हो गए। अब मुझे ये बताओ, कॉर्डेट के अंदर जो वर्टिब्रेटा है
उसको कितने भागों में बांटा है? 5। सूत्र PARAM, परम, परम कंप्यूटर वाला परम। P फॉर पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, A फॉर एम्फीबियंस यानी कि उभयचर वर्ग, R फॉर रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप वर्ग, A फॉर वापस एबीज यानी कि पक्षी वर्ग, M फॉर मेमेलिया यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत मानव कौन सा समूह के सदस्य हैं? यूथीरिया, है ना, थीरिया के अंदर भी यूथीरिया। स्तनधारी के अंतर्गत ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म नहीं देता, अंडों को जन्म देता है? प्रोटोथीरिया। इसका नाम बताओ, नाम बताया था मैंने? हाँ, तो ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जीव है जो है तो हमारे समान स्तनधारी, लेकिन स्तनधारी यानी कि मेमल्स है, मेमल्स होने के साथ साथ उसको बच्चों को जन्म देना चाहिए, लेकिन वो मुर्गे जैसा अंडा देता है, मुर्गी जैसा, सॉरी मुर्गा नहीं देता अंडा, मुर्गा अंडा देने में मदद करता है, देती मुर्गी है। क्या? मच्छर, कछुआ रेप्टाइल्स है, रेंकर चलता है। चील, बाज, बाज तो पक्षी है। अपन स्तनधारी मेमल्स की बात कर रहे हैं। बैंक? कौन सी बैंक? व्हेल मछली नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं, मतलब मैंने नाम बताया तो तुमको याद नहीं। एकिडना, एकिडना एक ऐसा एनिमल है जो मेमल्स के अंतर्गत आता है, इसको कहते हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत एकिडना एक ऐसा एनिमल है जो फोन लगा देता है। हाँ, हेलो, हेलो, काट भी देता है। हाँ, हाँ, OTP आ गई, आ गई। 151650। हेलो, तुम लोग मत लिखना। हाँ ठीक है, OTP बोलूं? हो गई OTP। चलो, अब इसके बाद आज जो ये था क्लासिफिकेशन, 3 दिन से पढ़ा थे। आज का जो अपना टॉपिक है पढ़ने वाला वो था सूक्ष्म जीव। आज का अपना टॉपिक क्या है? सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, वो पढ़नी थोड़ी ना, पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म जीव है, पहले ये देख लें सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव होता है ना। जो अगर जीवाणु लिखने को आएगा अपन क्या लिखेंगे? यह मोनेरा जगत का एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। सिलेबस में सूक्ष्म जीव है ना, तो ये मोनेरा जगत का एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जीवाणु के बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा विषाणु, फिर उसके बाद आएगा आपका कवक, फिर उसके बाद आएगा आपका शैवाल, ठीक है। कुल मिला के ये अपने को 4 सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अमीबा, पैरामीशियम वगैरह अपन पढ़ चुके थे। सबसे पहले पढ़ते हैं जीवाणु। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इस पूरे धरती पर सबसे पहले जिस जीव ने जन्म लिया था वो जीवाणु ही था, है ना। वो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है AI ओपेरिन। ओपेरिन नाम के व्यक्ति ने 1936 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था रासायनिक विकास। इस रासायनिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में उसने बताया। इस पूरे पृथ्वी पर आखिरकार इस विभिन्न प्रकार के जीव पैदा कैसे हुए,
तो उन्होंने बताया कि संसार में सबसे पहला जो जीव था वो जीवाणु था। उस जीवाणु से ही आगे चल के सभी एक एक करके चीजें बनना स्टार्ट हुई, क्योंकि जीवाणु सरल जीव था। सरल से जटिल जीवों का निर्माण हुआ, जटिल से और भी कई जीव आके एक एक करके जैव विकास के अंतर्गत अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर बनते गए। ठीक, जीवाणु जो है, इस जीवाणु के खोजकर्ता के रूप में सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने जीवाणु की खोज करी उसका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, हालांकि इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप ल्यूवेनहॉक लिखेंगे काम चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि उसका पूरा सरनेम भी लिखें, ल्यूवेनहॉक लिखो बहुत। इस ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1686 में जीवाणु की खोज करी। ठीक है, ये वो वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका की भी खोज की। आगे जो अपना टॉपिक है सेल, सेल को अपन पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी के अंदर कोशिका की खोज करी थी, लेकिन ये जो कोशिका थी वो जीवित कोशिका नहीं थी, मरी हुई कोशिका थी। इसकी मौत हो चुकी थी। क्या हो चुका था इसके साथ? मौत हो चुकी थी, इसके साथ मर चुकी थी। तो अब जीवित कोशिका की खोज किसने की? फिर अगला प्रश्न आता, और भी वैज्ञानिक लगे रहे। ये क्या है कि जो ल्यूवेनहॉक ना, ये किसी से प्यार करता था, वो इसको छोड़ के चली गई, तो ये बेचारा परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन का तो सार ही खत्म हो गया, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। मेरे अंदर इतनी कमियां हैं कि कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। ऐसे कई गंदे गंदे विचार इसके दिमाग में आने लगे। तो इसने सोचा चलो मैं मरने के लिए कौन सी जगह चुनूं। इसने जगह चुनी एक तालाब, कि तालाब में मरेंगे, कम से कम ठंडा ठंडा लगेगा मरने के बाद में। मरने के लिए तालाब गया, हालांकि सर्दियों का समय था। मरने की इच्छा बदल गई क्योंकि तालाब का पानी बहुत ठंडा था। फिर बगल में ही बैठे मिथुन का ये गाना सुन रहा था। मिथुन जानते ना, मिथुन वो महान कलाकार है जो साइकिल के पीछे छुपकर गोलियों से बच जाता है और अपनी बंदूक से मारी गई गोलियां दीवार को भेदकर गुंडे को मार देती हैं। तो ऐसे महान कलाकार बॉलीवुड में, हालांकि साउथ में भी हैं। मैंने एक व्यक्ति को केले से गर्दन काटते हुए देखा है साउथ में। खैर, तो ये बहुत परेशान हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्या कर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, ये वो ऐसा करके मिथुन का गाना सुन रहा था, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरिया, मन में हलचल सी मच जाती। तो इसके मन में हलचल मची और उसने सोचा ठहरे पानी में पत्थर डालते हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। उन तरंगों के साथ कुछ पत्ते भी हिलते हुए किनारे पे आ रहे थे। तो उसने सोचा यार ये चल क्या रहा है। उन पत्तों को जहां किनारे पे लगा हुआ देख के थोड़ा सा कीचड़ भी था, कीचड़ों का पानी जो था बाल्टी में भर लाया। बोले कि चलो इसके साथ प्रैक्टिकल करेंगे, मरना कैंसिल, ठंडा पानी, गर्मियों में मरेंगे। तो वो पानी भर लाया और उस कीचड़ के अंदर इसने छोटी छोटी कोशिकाएं देखी और उसके बाद ये कहा कि धरती पर पाई जाने वाली जो जीवित सूक्ष्म इकाई है वो कोशिका तो है जिसको रॉबर्ट हुक ने बताया, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी उनने बताई, क्योंकि वो तो मरी हुई थी। क्योंकि इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो तो कॉर्क पर की थी और कॉर्क पौधे का बाहरी हिस्सा होता है और वो कोशिका भित्ति सेल वॉल का बना होता है और सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि वो है तो सेल लेकिन नॉन लिविंग, ये है लिविंग। तो इन्होंने सबसे पहले सेल की भी खोज की थी 1674 में। 65 के बाद 74 यानी कि कितने साल बाद? 9 साल बाद, लगभग 9 साल बाद इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज करते करते कोशिका के अंदर खोज करना इनको मजा आने लगा। तो इन्होंने सबसे छोटे जीव जो एक ही कोशिका का बना है जिसका नाम था जीवाणु, उसकी भी खोज कर डाली। और इन्होंने इसको नाम बैक्टीरिया दिया, जीवाणु दिया। इसलिए सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि उन सभी जीवों का अध्ययन करने वाली एक शाखा माइक्रोबायोलॉजी। तो ल्यूवेनहॉक इज अ
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव के विज्ञान का पापा बन गया ये। और ये कौन बना? ये कोशिका का पापा बना। ही इज द फादर ऑफ सेल एंड ही इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव जो हैं उनका भी पापा है और जीवाणु का भी है, क्योंकि इसने जीवाणु को भी खोज की थी। और उसके बाद इसी जीवाणु के आधार पर कई छोटे छोटे जीवों के बारे में बताया। और कब बताया? 1674 में, 1686 में, 86 में। और अपन अभी सिस्टेमा नेचुरी कब पढ़ रहे हैं? बहुत टाइम बाद। तो लोगों को पता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए फिर वो पादप और जंतु के बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक की बात कर रहे हैं। और ये कब की बात है? ये है 1969 की। तो ऐसी स्थिति में, ये तो अभी की बात है, अपनी आजादी की बात की है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर लोगों ने कहा कि प्रोटिस्टा अलग करो, मोनेरा अलग करो, कवक अलग करो। पहले सब एक में फंसे पड़े थे, फिर लोगों ने अलग की, एक लगी इनको अलग स्वतंत्र करो। तो जीवों के अंतर्गत अगर हम देखें तो जीवाणु क्या है? मोनेरा जगत का सूक्ष्म जीव है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। कब की है? 1686 में की। जीवाणु की जो संरचना है वो बहुत सरल होती है, ठीक है। एक कोशिका के चारों ओर, ये एक ही सिंगल सेल है ना, तो कोशिका के चारों ओर एक पाई जाती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के चारों ओर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कुछ जीवाणु जो हैं स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु की विशेषता है कि जीवाणु स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं, है ना। अपने को लिखना पड़ेगा। देखो आंसर जब पेपर में लिखेंगे तो अपन लिखेंगे सबसे पहले परिचय, ठीक, और यहाँ पे परिभाषा का कोई कॉलम है ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इनकी संरचना, फिर उसके बाद हम इनके लिखेंगे कुछ विशिष्ट लक्षण, और इनके लिखेंगे कुछ उपयोग, और इनसे होने वाले कुछ रोग। और इन 4-5 पॉइंट में हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर जीवाणु के परिचय की बात करेंगे तो जीवाणु का परिचय क्या है? मोनेरा जगत का सूक्ष्म जीव है, एक ही कोशिका का बना होता है। संरचना बहुत ही सरल होती है। जैसे इस कोशिका के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है? ऐसा प्रोटीन जिसमें फैट भी मिला हो, लाइपोप्रोटीन कहलाएगा। लिपिड वगैरह इसके अंदर मौजूद होंगे, लाइपोप्रोटीन होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर गुणसूत्र नहीं पाए जाते, क्रोमेटिन पाया जाता है। ये क्रोमेटिन मान लो आपका, ठीक है। क्रोमेटिन पाया जाता है लेकिन व्यवस्थित नहीं पाया जाता, क्योंकि पूरी कोशिका में फैला रहता है। क्यों फैला रहता है पूरी कोशिका में? क्योंकि इसके चारों, जैसे ये कोशिका है, आपने इस तरीके से कोशिका देखी होगी, इसके अंदर क्रोमेटिन आपने यहां देखा होगा, ऐसी देखी है ना कोशिका, अभी तक जो भी कोशिका देखी ऐसी देखी होगी। तो ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, लेयर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर की झिल्ली, और वो यहां नहीं पाई जाती। अपन ने पहले लिखा था इसकी कोशिका अल्प विकसित होती है, लिखा था ना, ये अल्प विकसित कोशिका वाला प्रोकैरियोटिक है ना। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर ये जो पाया जाता ना, ये ऐसा करके ये नहीं पाया जाता, तो ऐसी स्थिति नहीं पाया जाता। तो अब जो इसके अंदर क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन तो इस पूरे में फैलेगा ना। जैसे इसके अंदर अपन ने ये द्रव भर दिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर इसके एक बाहर भर दिया, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो इस मेम्ब्रेन, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे अलग है ना, दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं। तो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब एक दूसरे से खिचड़ी पक चुका होगा, मतलब चावल अलग दाल अलग यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे खिचड़ी पक चुकी है। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में मिले हुए होते हैं। केंद्रक अल्प विकसित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। कोई भी झिल्ली वाले जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह, ये इसमें नहीं पाए जाते। तो इसकी संरचना बहुत सरल होती है।
संरचना सरल होती है, फिर इसके बाद इसके लक्षण, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक है। जैसे दूध से दही बनाने में जीवाणु मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, है ना। हमारे पास ऐसे कई लाभकारी जीवाणु भी हैं, जैसे राइजोबियम, कृषि के लिए अपन कहीं ना कहीं इसको कृषि से जोड़कर ही पढ़ेंगे ना, तो अपन लिखें ये जैविक खाद बनाने में उपयोगी है, उपयोग में लिख दो, ठीक है। दवाइयां बनाने में उपयोगी है, एक एक करके मैं इसके उपयोग लिखा देता हूं, आप लिख लो। देखो जीवाणु के उपयोग, कुंजी, जीवाणु के उपयोग में सबसे पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में उपयोगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में उपयोगी, जैसे राइजोबियम जीवाणु। पानी पीने योग्य, ठीक, जैसे राइजोबियम जीवाणु। अगला लिखो गोबर गैस तथा जैविक खाद बनाने में, ये इसका उपयोग है, गोबर गैस तथा जैविक खाद बनाने में। अगला प्राकृतिक अपघटक के रूप में, नेचुरल डिकम्पोजर, बॉडी को डिकम्पोज करता है, प्राकृतिक अपघटक के रूप में। जैसे सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, हिंदी में मृतोपजीवी जीवाणु, इंग्लिश में मृतोपजीवी जीवाणु, इंग्लिश में सेप्रोफाइट बैक्टीरिया। अगला औद्योगिक रूप से उपयोगी, औद्योगिक रूप से उपयोगी, इंडस्ट्रियल यूजेस, जैसे सिरका बनाने में, सिरका, दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद रोग लिखें, जीवाणु हानिकारक भी है, तो उपयोगी है, हानिकारक भी है। जैसे रोग में लिखें नंबर 1, कैसे करके 8-10 रोग लिखाऊंगा। पहला रोग लिखें टीबी, ऐसा तो नहीं लिखा किसी ने, नहीं लिखा। ये क्या है? टेलीविजन। और ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, ब्रैकेट में लिखना, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। हिंदी मीडियम वाले कॉमा लगा के एक इसका दूसरा नाम भी है तपेदिक, वो भी लिख ले। इंग्लिश मीडियम वाला नहीं लिखे, तपेदिक। और ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी के ब्रैकेट में लिखना ही, चाहे कोई भी मीडियम हो। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी मीडियम के लिए एक कार्य एक्स्ट्रा है, तपेदिक भी लिखे। हालांकि इसके और भी कई नाम है, राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा। इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस है, इट्स सिंपल ट्यूबरकुलोसिस। अगला हैजा, हैजा कोलेरा, हैजा इंग्लिश में कोलेरा। डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया, ये हिंदी इंग्लिश में सेम। इसके मम्मी पापा इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इसलिए डिप्थीरिया नाम रखा। हिंदी मीडियम वाले 2-2 हो जाते हैं। डिप्थीरिया, निमोनिया, फिर उसके बाद काली खांसी। काली खांसी को इंग्लिश में वूफिंग कफ कहते हैं। ब्लैक कफ मत लिख देना, कलरफुल हो जाएगी।
वूपिंग कफ, काली खांसी। गोनेरिया, गोनेरिया, टाइफाइड, फिर उसके बाद कोड़, कोड़, लेप्रोसी इंग्लिश में, कोड़, यही दिक्कत है ना, कोड, ठीक है, लेप्रोसी इंग्लिश में। फिर उसके बाद प्लेग, 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 प्लेग है। प्लेग के बाद सिफिलिस, ठीक, ये हुए इसके रोग। तो उपयोगी हो गए, लक्षण हो गए, संरचना हो गई, परिचय हो गया, रोग गया, जीवाणु से संबंधित शॉर्ट नोट आएगा और बहुत सारा मटेरियल अपने पास है। अपन याद कर लो, अपना काम चल जाएगा। अब आते हैं विषाणु पे। विषाणु क्या है? विषाणु सूक्ष्म जीव नहीं है। विषाणु जीव भी नहीं है, सूक्ष्म तो छोड़ो, वो जीव ही नहीं है। वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्शन है, बीच की कड़ी है। यानी कि अगर कोई जीवाणु है जो यहां जमीन में, विषाणु वायरस जो है वो जमीन में पड़ा हुआ है, तो जमीन में हमेशा चिरायु काल तक जमीन में पड़ा रहेगा, उसके शरीर में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर धूल, मिट्टी, पानी या किसी प्रकार से आपने संपर्क में आने से वो वायरस आपके शरीर पे आ गया, तो आपके शरीर पे आने के बाद शरीर में आपके कोशिकाओं के संपर्क में आने से शरीर के समान काम करने लगेगा। यानी कि वो वायरस अपने शरीर में संख्या बढ़ाने लगेगा, पोषण जो न्यूट्रिशन है वो लेने लगेगा। यानी कि वायरस फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा काम करने लगेगा। और जब वायरस लिविंग नहीं होता तो नॉन लिविंग जैसा काम करता है। यानी कि दीवार पे है तो दीवार पे हमेशा बना रहेगा। जैसे मान के चलो कोई एक वायरस है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक भी व्यक्ति, टीचर में से बात कर रहे हैं हम, 3-4 लोग जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक आया खास दिया उस पर और एक ने मिटा दिया, चलो चलो अगला पढ़ेंगे, तो वो वायरस उसके हाथ में लग गया, गंदा हो गया, दूसरे में लग गया, अरे वो गंदा हो गया, अब वो वायरस चिपक चुका है। अब वो वायरस इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिविंग जैसा व्यवहार करेगा और उसके पहले वो नॉन लिविंग जैसा था, जैसा बना ही रहा। ठीक है, तो वायरस को अपन क्या कहते हैं? लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी। ये बात नोट करके लिख लो, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, यह जीव नहीं होता। वायरस जीव नहीं होता, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक भी नहीं। जब वो जीव नहीं है तो कोशिका क्यों होगी? इसलिए आगे लिखो, यह अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय यानी कि विदाउट सेल, सेल होती ही नहीं है। आगे चल के अपन कोशिका पढ़ेंगे सेल, तो उसमें सेल के अंदर सेल थ्योरी पढ़ेंगे। उस सेल थ्योरी में नोट लगा के नीचे लास्ट में लिखेंगे, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका आंसर ये है कि विषाणु यानी कि वायरस सेल होता ही नहीं, तो पालन क्या करेगा? वायरस सेल नहीं है और ना तो सेल जैसा उसका कोई काम है। ठीक है, अब ये तो सारी बातें, अब इसके बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? वायरस के स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो वायरस में केवल 2 ही चीज होती हैं।
अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको समझेंगे तो वायरस में दो ही चीज होती हैं, एक होता है खोल और खोल के अंदर होता है झोल, बस दो ही चीजें। एक जो अंदर है इसको क्रोमेटिन टाइप का स्ट्रक्चर अपन मानते हैं ना, जैसे कोशिका के अंदर, और बाहर का जो है वो सेल मेम्ब्रेन था, चूंकि ये सेल नहीं है तो ये सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, है ना। तो वायरस का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको अपन कहते हैं प्रोटीन लेयर। खोल को इसको अपन क्या कह रहे हैं, प्रोटीन लेयर, यानी कि ये जो मैं बना रहा हूं, ये गोला जो बनाया है वो, और साथ ही साथ ये जो मैं बना रहा हूं, इनको सबको प्रोटीन लेयर कहते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा, इसको स्पाइक प्रोटीन नाम दिया था। स्पाइक यानी कि इस तरीके से होता है स्पाइक कटिंग, ऐसा ऊपर कर ले, नुकीले नुकीले, तो इसको स्पाइक्स यानी कि कांटा बोलते हैं। तो कांटे जैसी स्ट्रक्चर है इसलिए इसको स्पाइक कहते हैं, और चूंकि प्रोटीन से बना इसलिए स्पाइक प्रोटीन। ये ठीक उस तरीके से है जिस तरीके से ताले की चाबी, ये आपके शरीर के अंदर घुसेगी ना तो कोशिका के अंदर घुस के कोशिका के जैसा काम करने लग जाएगी। अब जी प्रोटीन है तो आपके शरीर के अंदर आपने समझा होगा कि कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण। तो आपकी सेल के अंदर राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन का उपयोग ये करता है, इसलिए व्यक्ति बीमार होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में वायरस चला जाए तो वायरस के जाने से व्यक्ति बीमार क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर का प्रोटीन बना रही जो कोशिका उस प्रोटीन का पूरा यूज ये करता है। और एक एक करके, जैसे आपको मैंने नोट दिया, आपने फोटोकॉपी करवा ली, तो कोई चेंज आया क्या फोटोकॉपी में, वो एज इट इज। ऐसे ही ये भी क्या करेगा, उन सब प्रोटीन का यूज करके अपनी फोटोकॉपी करने लगता है। ये प्रजनन की क्रिया नहीं करता, क्योंकि ये सेल नहीं है तो प्रजनन क्यों करेगा, बट ये कॉपीज क्रिएट करेगा। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे कॉपी क्रिएट कर लेगा। कोरोना के दौरान अपन ने देखा कि भैया जब वो कोरोना अंदर चला जाता है तो धीरे 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 हम बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है ना। और एक सेल जो होती है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है, और ये पर घंटे डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं। एक को वायरल है, सबको वायरल हो जाता है ना। तो ये क्या है, वायरस क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। और इसके अंदर है ये न्यूक्लिक मटेरियल, जिसके अंदर इसका क्या है, जानकारी छिपी हुई है। तो इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। मैं यहाँ पे या शब्द लगा रहा हूं, या यानी कि दोनों में से एक होगा। हमारी अगर सेल होती, मान के चलो ये कोशिका है, अगर ये कोशिका होती तो इस कोशिका के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते, यहां पे और लगा है, डीएनए आरएनए दोनों होते कोशिका में। लेकिन चूंकि ये वायरस है तो वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। जिस वायरस के अंदर डीएनए होता है, ये जो जिस वायरस के अंदर डीएनए होता है उसको कहते हैं जंतु वायरस यानी कि एनिमल वायरस, और जिसके अंदर आरएनए होता है उसको अपन कहते हैं पादप वायरस यानी कि प्लांट वायरस। यानी कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो आरएनए से बनते हैं और जो एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए से बनते हैं। लेकिन कुछ एनिमल वायरस ऐसे भी होते हैं जो आरएनए से बनते हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस। कोरोना कौन सा वायरस, ऐसा नहीं, कोरोना। डर के बोलो, अगर उससे डरोगे नहीं तो ये फिर आ जाएगा। बोले मेरा लोड लेना बंद कर दिया यार तुम लोगों ने। बहुत सारे लोग तो इस पे मीम बना रहे हैं, जब दोबारा आ जाएगा ना तो तुम्हारी मीम बनाएगा फिर वो। ऐसे था, दिल का बुरा नहीं था, दिल की बुरी नहीं थी, दिमाग की बुरी थी। लोग बोलते हैं मरने के बाद ओसामा बिन लादेन को भी लोग ये बोल, दिल का बुरा नहीं था। वो लोग तो बोलते ही होंगे ना। तो बुरा काय का था, शकल का। शकल तो ऊपर वाले की दी, उसमें क्या ही अच्छा क्या ही बुरा। तो फिर काय बात का बुरा, दिमाग, सोच, विचार। और दिल को तो पता ही नहीं होता कि दिल का कंपैरिजन अच्छे और बुरे से होता है। दिल का काम तो ब्लड को पंप करना है ना, विचार तो पैदा करता है दिमाग। ठीक है, तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, और साथ ही साथ आपका एक वायरस और है, एड्स।
ये दोनों आरएनए वायरस हैं, लेकिन एनिमल वायरस की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी ऐसा वायरस जो डीएनए वायरस है और आपको होता है तो वो नॉर्मल वायरस के जैसा ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर आरएनए वायरस एनिमल वायरस के तौर पे इफेक्ट डालता है तो ये शरीर की इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, मतलब इसका दुश्मन है इम्यूनिटी। और अपन ने कोरोना में देखा, जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा मजबूत है वो टिक पाया, जो नहीं टिक पाया उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, है नहीं। ऐसे ही एड्स में होता है। एड्स में क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है। यानी कि ऐसा वायरस जो जंतु वायरस के अंतर्गत आरएनए वायरस होता है वो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, ये इसकी विशेषता है ना। वैसे वायरस जो है वो डीएनए आरएनए वायरस के अलावा एक वायरस और होता है जिसका नाम है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज एमपीपीएससी ने पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु है, कौन सा वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज लिखा है, बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरिया होगा, ध्यान तो यही जाएगा ना। तो जिसको नहीं मालूम उसने सोचा बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी, जीवाणु होगा। ये जीवाणु भोजी इसलिए है क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो जीवाणुओं को खा जाता है, इसलिए ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी विषाणु। इसका नाम पूरा है जीवाणु भोजी विषाणु, यानी कि ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को खा जाता है। और ये कहां पाया जाता है, गंगा नदी के जल में पाया जाता है। तो ये वायरस सारे बेकार नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे ये अच्छा वायरस है, ये गंगा नदी के जल में होता है, इसलिए गंगा नदी के जल में उत्पन्न होने वाले जीवाणुओं को खा जाता है। इसलिए गंगा जल जो रखा रहे सालों साल कैसा रहता है, अच्छा रहता है, वो खराब नहीं होता। आप 1 लीटर की पानी की बोतल लो और उसमें पानी रख दो, 3 दिन बाद 4 दिन बाद देखना पानी में बदबू आने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पनपने लगेंगे। लेकिन इसी पानी को आप अच्छे से बॉईल करना, है ना, बॉईल करने के बाद उसको इस तरीके से एक नली के द्वारा भाप से लाना और यहाँ पर कंडेंसर लगा देना, तो वो ठंडा भी होता जाएगा और एक पात्र में इकट्ठा कर लेना और फिर उसको रखे रहोगे तो वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भाप है, भाप H2O, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का कुछ भी खनिज कोई भी चीज मिला हुआ नहीं है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, डिस्टिल वाटर है, रखा जा सकता है। इसके अंदर ना तो जीवाणु है, ना विषाणु है, ना खनिज है, ना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर जल के अंदर, अच्छा पानी की बोतल की अपन बात कर रहे हैं, इसको अपन एक बिसलरी की बोतल ले आता है, उसके ऊपर भी लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, है ना। क्यों? क्योंकि उसको अपन क्या परिशुद्धित करके बोतल के अंदर भर रहे हैं और वो एक निश्चित समय के बाद उसके अंदर वो एक केमिकल रिएक्शन होगी और वो वायरस बैक्टीरिया जो उसके अंदर होगा वो एक्टिव हो जाएगा, इसलिए उस डेट के बाद वो पानी पीना भी हानिकारक होगा, है ना। तो उस गंगा जल के अंदर पाए जाने वाले इस बैक्टीरियोफेज के माध्यम से गंगा के जल को हमेशा शुद्ध रखा जाता है, ठीक है। फिर इसके लक्षण, तो लक्षण वही है, रोग उत्पन्न कर सकता है ना, उपयोगी होता है गंगा के जल में, नुकसानदायक होता है रोग के संबंध में। तो इससे होने वाले रोग जो हैं वो रोग लिख लो। इससे होने वाले जो रोग हैं, नंबर 1 HIV, HIV या एड्स, ब्रैकेट में एड्स लिख लेना। कोरोना, कोरोना के बाद मम्स, मम्स को हिंदी में कहते हैं गलसुगा, मम्स डिसीज इंग्लिश में और हिंदी में गलसुगा। फिर उसके बाद डेंगू, डेंगू के बाद छोटी माता, छोटी माता को इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता चिकन पॉक्स। फिर उसके बाद चेचक, चेचक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को चेचक होता है तो उसके चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, हिंदी में चेचक, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स। जब किसी को माता निकल आती है तो माता निकल आती है तो ऐसे बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं चिकन पॉक्स।
तो माता वाला जो रोग है उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। हालांकि उसमें छोटी माता लगी रहती तो कंफ्यूजन होता है कि छोटी माता तो स्मॉल पॉक्स होगा, छोटी माता हो या बड़ी माता हो, माता चिकन पॉक्स, माता को चिकन चढ़ता है। इस तरीके से याद कर लेना। चढ़ता ना, बहुत जगह चढ़ता है, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। चढ़ता हो नहीं चढ़ता हो बात की बात है। और उसके बाद पोलियो, पोलियो, पीलिया, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा दिखाई देता है इसमें, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बाद हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के बाद बर्ड फ्लू, फिर स्वाइन फ्लू, फिर चिकनगुनिया। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, फिर उसके खसरा, मीसिल्स। अब ये होगा वायरस। अब कबक अपन पहले पढ़ ही चुके थे कल। कबक से होने वाले रोग जरूर लिख लो क्योंकि अपन ने वो नहीं लिखे थे। फंगल डिसीज, कबक से होने वाले रोग, दाद, खाज, अलग अलग है। दाद, रिंगवॉर्म, खाज, स्कैबीज। दाद को कहते हैं रिंगवॉर्म, खाज स्कैबीज। खाज अलग अलग है, दाद कौमा खाज। खुजली रोग है कि नहीं? दाद, खाज, खुजली। खुजली क्या है? रोग का लक्षण। किसी को दाद हो जाती तो खुजा रहा, अरे भैया और बताओ क्या चल रहा, आ जाए तो वही हाथ मिला देता है, वही किसी ने प्रसाद दिया तो वही आगे हाथ बढ़ा देते हैं, खा लो श्री राम। दाद, खाज दो। खुजली इनके लक्षण। गंजापन, बाल्डनेस, गंजापन। अस्थमा, अस्थमा अस्थमा ही है, बस बोलने में एस्थमा हो जाएगा। एथलीट फुट, एथलीट फुट, पैर, पैर वाला फुट। हिंदी मीडियम वाले एथलीट फुट के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे पैर की दाद, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं लिखेंगे दाद। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी गंदे पानी, कीचड़ आदि में रहता है तो उसके पैर की जो उंगलियां रहती हैं ऐसी, इन उंगलियों में क्या दाद, खाज हो जाती है, तो उसको पैर की दाद कहते हैं या एथलीट फुट। ठीक है, अब अपन ने कबक तो पढ़ी रखा था, सवाल और पढ़ लेते हैं तो अपना ये सूक्ष्म जीव वाला और वर्गीकरण वाला दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सवाल क्या है? सवाल भी अपन ने पढ़ा था। सवाल एक थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाला अपुष्पीय पादप होता है और ये जो पादप है वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। इसकी संरचना कैसी होती है? पादप में सबसे सूक्ष्म और सरल होती है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म और सरल संरचना वाले पादप होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरा शैवाल, ग्रीन शैवाल, ब्राउन शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल यानी कि रेड। 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। ठीक है, संरचना के तौर पर देखें तो जो पादप की संरचना वो पूरी इसकी होती है। इसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल्यूलोज की होती है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है। ब्रह्मांड के अंदर, पूरी धरती के अंदर जो कोश जो ऑक्सीजन उत्पादन करती, अधिकांश ऑक्सीजन जो है ये शैवाल से ही आती है। शैवाल आमतौर पे आप देखते होंगे नलों के किनारे जो काई जमी रहती है उसको शैवाल कहते हैं। ठीक है, उपयोग लिख लो इसके। शैवाल के उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में, जैसे सलाद, चॉकलेट आदि बना। खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थ यानी कि फूड पार्टिकल्स।
खाद्य पदार्थों के रूप में जैसे सलाद, कॉमा, चॉकलेट आदि बनाने में। दूसरा उपयोग औषधि के निर्माण में, दवाइयां भी बनाई जाती हैं इससे। तीसरा उपयोग प्रसाधन सामग्री यानी कि कॉस्मेटिक भी बनाने में, बोरोलिन बनाते हैं इससे, ठीक है, प्रसाधन सामग्री बनाने में। ठीक है, अगला अनुसंधान कार्यों में, रिसर्च कार्य में भी उपयोगी। अंतरिक्ष में जो स्पेस क्राफ्ट जाता है उसके अंदर जो लोग बैठ के जाते हैं उसमें ये लोग भोजन करते हैं, शैवाल का ही होता है, डाइजेशन में भी आसानी होती है, सारी चीजें, ठीक। ठीक, ये इसके कुछ उपयोग थे। खत्म। ये अपना सूक्ष्म जीव और जीवाणु और सूक्ष्म जीव और क्या कहते हैं जीवों का वर्गीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक आध बार मैं कभी आंसर आपको लिखने के लिए दूंगा क्लास में, जिससे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मैंने लिखना पहले सिखाया है उस आधार पे ही लिखना, ठीक है।